अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम अपना लेसन 3 या 4 लेसन शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ तक हमने डिस्कस कर चुके हैं, अब तक वो एक दफ़ा क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि जो बाद में आए स्टूडेंट्स उनके लिए भी कोई ना कोई आसानी हो जाए। तो सबसे पहले तो हमने लेसन 1 से स्टार्ट किया था। जी, सबसे पहले हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, जिसका मैंने बताया था कि हम हिसाब किताब रखना है किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का या माली लेन देन का हिसाब किताब रखना, उनको रिकॉर्ड करना, उसको समराइज़ करना, उनको प्रेजेंट करना। उसके बाद ये इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई वो हमने डिस्कस कर लिया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है बेसिकली उन्होंने इसलिए इसकी ज़रूरत पेश आई कि किसी भी जो मालिक है जो पैसे लगाता है बिजनेस के अंदर, वो देखना चाहता है कि परफॉर्मेंस क्या है, तो नफ़ा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और उसकी बिजनेस की इंक्रीज हो गई है, डिक्रीज हुई है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाए हर चीज़ का, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का, और बाद में इनको समराइज फॉर्म में या किसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सामने लाकर देखा जाए वैल्यू ऑफ बिजनेस अब पहले कितनी है, और प्रॉफिट या लॉस है या नहीं है, पहले साल कितना था, अब इस साल कितना है। ट्रांजेक्शन हमने देख लिया था कि ट्रांजेक्शन दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान डीलिंग्स है, और वो वाली डीलिंग्स है जैसे मॉनिटरी वैल्यू इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं समथिंग वैल्यूएबल हम गिव कर रहे होते हैं, समथिंग वैल्यू हम रिसीव कर रहे होते हैं, उसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहते हैं। कैसे ये याद हुई थी, इसलिए ये हमने देखा था कि जब अकाउंटेंसी की नीड इसलिए होती कि पहले बार्टर ट्रांजेक्शन होती थी, मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती थी, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ हम सेल कर रहे होते थे, उस पर रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया। बजट हमने डिस्कस कर लिया था। बजट जो है बेसिकली हमारा प्लान ऑफ इनकम है। हमने पहले से बजट में हम अंदाज़ा लगा लेते हैं हमारे फ्यूचर के इनकम कहाँ कहाँ से आएगी और कितनी आएगी, और हमारे फ्यूचर के एक्सपेंसेस कौन से होंगे और कौन कौन से होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग हमने डिस्कस कर लिया था कि कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी चीज़ की पहले हमें कॉस्ट मालूम होनी चाहिए कि किसी चीज़ की कॉस्ट कितनी है, बाद में हम उसको ग्रॉस अप करके उसके प्रॉफिट के ऊपर ले जाते हैं कि उसमें से हमने कितना प्रॉफिट चाहिए। और जब तक कॉस्ट का नहीं पता होगा हम उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो नहीं निकाल सकते। इम्पैक्ट ऑफ आईटी हमने डिस्कस कर लिया था कि आईटी वालों के लिए क्यों ज़रूरी है। इन्होंने बेसिकली डेवलपिंग करनी होती है सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं। अगर अकाउंटिंग की बेसिक्स का नहीं पता होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं, उनके कंटेंट्स क्या हैं, तो जब उनसे कहा जा रहा है कि हमें ये रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो वो डाटा को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, या जहाँ पे उसको प्रॉपरली जगह पे होना चाहिए वहाँ पे उसको रिफ्लेक्ट नहीं करवा पाएंगे। इसलिए आईटी के लोग उनको ज़रूरत है कि वो अकाउंटिंग की बेसिक्स जो ज़रूर सीखें। बाकी ट्रांजेक्शन और डिस्कस हो गई थी। मनी मूवमेंट कॉन्सेप्ट भी हो गया था। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमने डिस्कस कर ली थी। कैश ट्रांजेक्शन वो होती हैं जिसके अंदर कैश हम रिसीव करते हैं या कैश पे करते हैं, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन वो होती है जिसके अंदर हम उधार करते हैं। हमें फिलहाल हमारे पास कैश नहीं आता, लेकिन बाद की किसी डेट में कैश मेरे पास आना होता है, या हम कैश अभी एक्सपेंस हो चुका हुआ है लेकिन अभी हमने पे नहीं किया, बाद में पे करना होता है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। टाइप्स ऑफ बिजनेस हमने देखी थी। सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये तीनों टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इनमें तीन टाइप के बिजनेस हो सकते हैं। या ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं, या ये ट्रेडिंग नई चीज़ों की खरीद कर सकती हैं, और या यह मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें रॉ मटेरियल लेके उनको बना के फिर बेचें। तो ये तीनों टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर सकती हैं। हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है और नॉन कमर्शियल होती है। कमर्शियल के अंदर के ऊपर हमने डिस्कस किया है। नॉन कमर्शियल में ये होती हैं ट्रस्ट होते हैं, उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ये अपनी जितनी इनकम होती है उसमें से एक्सपेंस माइनस करने का जो भी अमाउंट बचती है, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर बोलते हैं, तो ये अपने मकासद के लिए यूज़ करने के होते हैं। ये प्रॉफिट जो है जो आने वाले होते हैं वो खुद पर्सनल यूज़ के लिए उसको नहीं होते। लेकिन जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जितनी भी इनकम होती है एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है वो मालिक जो है उसका होता है, और मालिक उसको यूज़ करता होता है। जी, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि अगर हम सिर्फ जैसे हमने एक मिसाल ली थी एक डॉक्टर की कि वो क्लिनिक अगर चला रहा है और उसने एक अकाउंटेंट रख लिया अपना जो कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा और डेली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा,
तो शाम को जब वो हिसाब किताब दिखाएगा, अगर इस सूरत में होगा तो उसमें थोड़ा सा शक्ल में अगर हिसाब किताब होगा कि आइटम ए जो है वो इतना बेचा, यहाँ आके फिर 2000 की ये चीज़ बेची, फिर ये चीज़ 500 की बेची, ये आइटम बी 4000 की बेची, आइटम ए दोबारा 1000 की बेची, तो इससे कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि ये हम सारा दिन उसने क्या किया। लेकिन अगर इसी को ज़रा समराइज फॉर्म में लेके आए कि सेल वाली सारी चीज़ें, आइटम ए की सेल्स अलग दिखाए, आइटम बी की सारी सेल्स पूरे दिन की अलग दिखाए, आइटम ए की परचेज अलग दिखाए, बी की अलग दिखाए, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो माइनस करे और फिर दिखाए कि क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो फिर वो कुछ समझ में आने वाली चीज़ है कि ये उसने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, और उससे बिजनेस की परफॉर्मेंस का पता चल जाता है कि उसने बिजनेस में उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस, इस दिन में या इस महीने में, इस साल में उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस है। यहाँ तक हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। तो अब हम डिस्कस जो करने जा रहे हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, और क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और उनको याद भी करना ज़रूरी है कि कंटेंट कौन कौन से होते हैं। इसके साथ साथ हम कॉन्टेंट्स डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे आज, सिर्फ उसका ओवरव्यू लेंगे। लेकिन जो चीज़ है अक्रूवल का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, उसको थोड़ा सा ब्रीफ दोबारा रिपीट करेंगे, और साथ एक मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट, इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। दूसरा कंपोनेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस, इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तीसरा कंपोनेंट है ये तकरीबन 1-2 साल पहले नया आया है, पहले ये नहीं होता था। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट होते हैं, नोट्स होते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट जो है ये हमें उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस होता है कि हमें बिजनेस की नेट वर्थ या वैल्यू वैल्यू कैलकुलेशन
फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। जी, इसका पर्पज होता है बैलेंस शीट का कि हमें बिजनेस की नेट वर्थ का पता चले। बिजनेस किसी कोई इंसान कोई कारोबार उसने शुरू किया किसी बंदे ने, कारोबार जब उसने शुरू किया कोई भी, तो वो देखना चाहता है कि 1 साल के बाद उसके एसेट्स कितने बढ़ गए हैं, कहाँ से उसने शुरू किया था कारोबार, उस वक्त उसके बिजनेस की वैल्यू कितनी थी, और आज जहाँ पे वो खड़ा है अब इसकी वैल्यू कितनी है बिजनेस की, और उसमें कितना ग्रोथ या कितना उसको लॉस हुआ है। इसके अब इसके कंटेंट्स क्या है, बैलेंस शीट के कंटेंट्स क्या होते हैं, इन कंटेंट से ही बेसिकली पता चलेगा कि उसकी वैल्यू जो है वो उस पर। इसमें एसेट्स होते हैं, इक्वल टू लायबिलिटीज। जी, बैलेंस शीट के कंटेंट्स हैं 3। एसेट्स होते हैं, एसेट की आगे नीचे सब कैटेगरीज हैं, लॉन्ग करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं। जो है कैपिटल कहते हैं कि जो ओनर जो मालिक होता है जो बिजनेस शुरू कर रहा होता है या बिजनेस शुरू करता है, वो जो अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट लेके आता है या पैसे लेके आके बिजनेस के अंदर डालता है, उसको हम कैपिटल कह रहे होते हैं। और लाइबिलिटीज़ हमारी होती हैं, वो जिम्मेदारी होती है जो हमने लोगों से पैसे लेके कारोबार शुरू कर लिया, लोगों से पैसे लिए ये, और हमने उनको वापस करने होते हैं, क्योंकि जब हमारी जिम्मेदारी होती है उनको वापस करना, इसलिए उसको लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। अब बेसिकली ये क्वेश्चन बनाई है हमने कि जी एसेट जो है वो हमेशा कैपिटल और लाइबिलिटी के इक्वल होता है। वो कैसे है कि मालिक फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, कोई भी, हमने जैसे डॉक्टर की मिसाल ली थी, या कोई भी शॉप से शुरू करते हैं, छोटी सी मिसाल देके कि किसी कोई बंदा शॉप शुरू करने जा रहा है और जेब में 1 लाख रुपए लेके आता है, तो वो बेसिकली उसका कैपिटल है। अभी सिर्फ 1 लाख रुपए लेके आए, ये उसका कैपिटल है जो वो लेके आ रहा है। अब वो सोचता है कि 1 लाख से बिजनेस नहीं चलेगा, मुझे थोड़े से और पैसे चाहिए, तो वो किसी दोस्त से 50,000 धार ले लेते हैं कि जी मुझे लोन दे दो, मैं बिजनेस शुरू करता हूँ। तो बिजनेस बेसिकली लोन ले लिया 50,000 का। तो अब ये कैपिटल 1 लाख रुपए वो लेके आया है और लाइबिलिटी उसने किसी के पैसे देने हैं 50,000 के, तो ये क्या आएगा इसके पास, क्या चीज़ आएगी, तो एसेट के अंदर एक चीज़ है, कैश आया है इसके पास 1,50,000, यानी कि जो कैश है वो हमारा एसेट है, और कैपिटल लाइबिलिटीज जो है वो हमारी लाइबिलिटीज हैं। कैपिटल है जो बिजनेस में पैसा देना है वापस मालिक को, और लाइबिलिटीज बिजनेस के लिए वो है जो बिजनेस ने पैसा देना है वापस जिससे उसने उधार लिया हुआ। ये दोनों से लेकर वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, वो अपने बिजनेस के एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करेगा। यानी कि सोर्स ऑफ फंडिंग दो है, एक मालिक है और एक वो लोग जिनसे हम उधार लेते हैं। ये इन दोनों से पैसे लेके हम बिजनेस में लगाते हैं, और हम बिजनेस के एसेट्स बनाते हैं, बिजनेस की चीज़ें बनाते हैं जिसे बिजनेस में रन करना होता है। तो ये हमने देख लिया कि दोनों साइडें इक्वल हैं। एसेट्स जो हैं वो इक्विटी और लायबिलिटी के बराबर हैं। कैश हमारे पास एसेट था 1,50,000 आ गया कैश, और लायबिलिटी साइड पे हमारे दो किस्म की लायबिलिटीज है। कैपिटल है जो मालिक को वापस करने, 1 लाख उसको देना है, और 50,000 दोस्त से। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि सब जो बिजनेस है वो हमेशा वो सेपरेट लीगल एंटिटी होगा, वो हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। अगर मालिक जो है वो ये सोचे कि जनाब मैं 1 लाख रुपए बिजनेस में लगा रहा हूँ, मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करता क्योंकि मेरी अपनी दुकान है, तो मैं इसको कहीं रिकॉर्ड नहीं करता, तो ये ऐसा नहीं होगा। वो सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट हमेशा हमने रखना है, क्योंकि बिजनेस एक सेपरेट है। जब बिजनेस के अंदर मालिक कोई पैसा लगाएगा तो वो उसको रिकॉर्ड करेगा, जो पैसा दिया है वो एज ए लायबिलिटी या उसको कैपिटल कर लें, ओनर्स इक्विटी कर लें, वो एज ए इक्विटी रिकॉर्ड करेगा। और जब मालिक बिजनेस में से पैसे निकाल के ले जाएगा तो बिजनेस तब भी उसको रिकॉर्ड करेगा कि इसने मुझसे पैसे वापस इतने ले गया है मालिक। तो हम मालिक को, ओनर को सेपरेट रखेंगे और बिजनेस को सेपरेट रखेंगे।
तो फिर अकाउंट हो सकेगी। अदरवाइज अकाउंटिंग, अगर मालिक भी सोचे कि मेरे अपने पैसे हैं, मैं बिजनेस से जितने मर्जी निकालूं, जितने मर्जी डालूं, मैंने इसका कोई हिसाब किताब नहीं रखना, तो फिर वो अकाउंटिंग नहीं कर सकते, उसमें हम कोई बिजनेस की परफॉर्मेंस या बिजनेस की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसलिए ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये ज़रूरी है कि बिजनेस जो हमारा इंडिपेंडेंट होगा। कंपोनेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हमारे इनकम जाती हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, जो बचता है वो प्रॉफिट आता है। और जो प्रॉफिट होता है वो चूँकि मालिक ने अपने पैसे लगाए हुए हैं, तो वो जाके यहाँ पे कैपिटल के साथ अगर कोई प्रॉफिट आता है तो वो कैपिटल के अंदर जाके ऐड हो जाता है। स्टेटमेंट ऑफ अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम, इसको मेरे ख्याल आपको सिलेबस के अंदर इतना शायद नहीं होगा, मैं वैसे बता देता हूँ कि पहले इसको डिस्कस करते हैं। जो बिजनेस के ओनर के साथ, जिनके इक्विटी होल्डर कहते हैं, उसको उसको ओनर कह दें, या ओनर ऑफ कैपिटल कह दें, इसके साथ जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो हम पे शो करते हैं, इस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस एंड इक्विटी शो करते हैं। और इन ट्रांजेक्शन का टोटल होके यहाँ पे आ रहा होता है, इस कैपिटल की जगह पे। तो यानी कि इस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस एंड इक्विटी से फिगर निकलती है और जाके इस कैपिटल के अंदर वो जाके ऐड हो जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ऑल रिसीव्स एंड ऑल पेमेंट्स along with sources। जितने भी हमने कैश रिसीव किया, किस किस सोर्स से पैसे आए थे और किस किस सोर्स पे हमने खर्च कर दिए, उन सब का रिकॉर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट में रखा जाता है। और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। बैलेंस शीट के अंदर फॉर एग्जांपल हम सिर्फ लिख देते हैं एसेट्स, लेकिन उस एसेट के अंदर चीज़ें कौन कौन सी शामिल हैं वो यहाँ पे हम नोट्स में जाके, नोट्स में सबसे पहले आप कह सकते हैं कंपनी की या बिजनेस की इंफॉर्मेशन, कि कौन सा बिजनेस है, क्या काम करता है, फैक्ट्री कब बनी थी, कितने साल से चल रही है, वगैरह वगैरह कंपनी इन्फॉर्मेशन होती है। पॉलिसीज़ कि हम अकाउंटिंग फाइनेंशियल बनाने के लिए कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ यूज कर रहे हैं, पॉलिसीज़ की डिटेल होती है। कप्स होते हैं, ब्रेकअप कि हमने बैलेंस ब्रेकअप ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस इन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाल के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ हम लिखते हैं इनकम, और इनकम अगर हमारी 5 प्रोडक्ट सेल हो रही हैं तो सारी बात है एक पेज के ऊपर हम 5 प्रोडक्ट्स को नहीं लिखेंगे, दिखना मुनासिब नहीं है, क्योंकि सब स्टेप सब देख रहे थे, समरी देख लेंगे। अगर किसी ने डिटेल में देखना है कि इनकम जो बनी है ये कहाँ कहाँ से आई है, हमने 10 प्रोडक्ट सेल की हैं तो किस किस प्रोडक्ट की कितनी कितनी सेल है, तो वो हम यहाँ पे जाके नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ब्रेकअप दिखा रहे होते हैं कि इनकम जो बन रही है कैसे बन रही है। एक्सपेंसेस बहुत किस्म के हो सकते हैं, हम एक सैलरी एक्सपेंस दे लेते हैं, सिर्फ सैलरी एक्सपेंस हो सकते हैं हम शो कर दे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, लेकिन उस सैलरी के अंदर 10 किस्म की कमीशन भी दिया है हमने, सैलरी भी दी है, हम उसको ट्रैवलिंग का कन्वेंस का खर्चा भी दिया है, हमने लंच के एक्सपेंसेस भी दिए, उसके बेयर किए हैं बंदे। तो ये सब का जो ब्रेकअप होगा वो जाहिर बात है ये एक पेज के प्रॉफिट एंड लॉस में नज़र नहीं आ सकता, तो उसका जो ब्रेकअप होगा हम नोट दे के, हम नोट नंबर में जाके उसका ब्रेकअप दे रहे होते हैं। ये नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस काम आ रहे होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम जो है, ये अदर देन ओनर इक्विटी जो ट्रांजेक्शन होती हैं होती टोटल नेचर की हैं, वो हम यहाँ पे शो कर रहे होते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल है कि आप इस सिलेबस में शायद नहीं होगा अभी।
एक नज़र मैं आपको दिखा देता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफएफसी वाली फर्टिलाइजर कंपनी, उसमें इनको जी जी, ये है बैलेंस शीट और ये फर्टिलाइजर कंपनी की बैलेंस शीट। पहला हमने कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया, यहाँ से मैंने निकाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट कहाँ से, यहाँ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है पेज 89 से। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। जी, ये पहला कंपोनेंट है बैलेंस शीट, और यहाँ पे डेट दी हुई है, ये किस तारीख एज एट होती है बैलेंस शीट में, एज एट गिवन डेट होती है कि इस तारीख को बिजनेस की नेटवर्थ कितनी थी, उसकी वैल्यू कितनी थी। अगर हम इसको जरा एक नजर देख लेते हैं क्या है ये इक्विटी। इक्विटी मतलब ओनर्स का पैसा, कौन उसने बताया कि शेयर कैपिटल इतना है, रिजर्व इतने हैं, रेवेन्यू से रिजर्व इतने हैं। इक्विटी जो मालिक का पैसा है इस बिजनेस के अंदर 27 मिलियन मालिकों ने पैसा लगाया हुआ है, ओनर्स ने पैसा लगाया हुआ है। और इसको कंपेयर करें 2014 से तो 25 बिलियन जो था वो पहले इतना था। इसका मतलब है कि मालिकों ने पैसा पैसा और लिस्ट में डाल दिया बिजनेस के अंदर। नॉन करंट लाइबिलिटीज कितनी है, ऐसी लाइबिलिटीज जो हमने एक साल के बाद पे करनी हो, अभी नहीं पे करनी, एक साल 12 महीने के बाद पे करनी है, उनको हम नॉन करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। जिम्मेदारी कितनी है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, इन्होंने लोन्स वगैरह लिए हुए होंगे। डेफर्ड लाइबिलिटीज कितनी है, तो ये 27 जो है का पैसा था, और 20 बिलियन जो है वो ऐसे अमाउंट है जो हमें एक साल के बाद पे करनी है। जिम्मेदारी है हमारी, उसको हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज, एक करंट लाइबिलिटी। तो हमारी जिम्मेदारी तो है लेकिन अभी एक साल बाद पे करनी है। अच्छा, करंट लाइबिलिटीज हमारी वो होती हैं कि जो हमारी हमने एक साल के अंदर अंदर पे करनी है, जो रूटीन की लाइबिलिटीज होती हैं, ये बनती हैं 32 बिलियन की लाइबिलिटीज। तो बिजनेस के अंदर पैसा कहाँ से आया, बेसिकली पैसा कहाँ से आया, मालिकों ने 27 बिलियन मालिकों ने लाया, 20 बिलियन का हमने कर्जा लिया जो हमने एक साल बाद पे कराया है, और 32 बिलियन के लोगों के पैसे देने हैं जो हमने, टोटल 80 बिलियन जो है हमारे पास, कंपनी के पास इतने पैसे आए। अच्छा, अभी पैसे लगे कहाँ पे, ये है एसेट्स। हमने 80 बिलियन पैसा आया, हमने ऊपर देख लिया कि कैपिटल मतलब मार्कों का पैसा कितना था और लोगों का पैसा कितना लिया, वो कैश पैसे कहाँ पे लगे। हमने 52 बिलियन के ये एसेट्स खरीदे हैं जिसमें प्लांट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दी हैं, लोगों को दे दिया हुआ है, डिपॉजिट्स से हो गया। करंट एसेट ये है हमारे पास, स्टॉक पड़ा हुआ है, ये ट्रेड डेट्स हैं, हमारे लोन्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, रिसीवेबल है, और ये कैश हमारे पास पड़ा हुआ है। तो हमारे पास ये ब्रेकअप हो गया एसेट्स का। हमने ऊपर की क्वेश्चन पढ़ी थी कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, और हमने यहाँ पे देखा कि कैपिटल यानी इक्विटी और लाइबिलिटीज 80 बिलियन की थी, और इस 80 बिलियन से हमने ये प्रॉपर्टी बनाई, ये हमने स्टॉक वगैरह पे पैसे मैंने लगाए हुए, इतने का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, इतना हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, और टोटल एसेट भी 80 के। तो ये हमारी इक्वेशन पूरी हो गई कि इक्विटी एंड लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। अच्छा, अब ये तो बैलेंस शीट के कंटेंट हो गए। अभी हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस को, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जी, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
दूसरा कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसमें हमने देखा सेल्स जो है हमारी कंपनी की तो 84 बिलियन की। कॉस्ट ऑफ सेल्स, अच्छा ये नोट दिया हुआ नोट 28, अगर नोट पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको चौथा पांचवा कंपोनेंट बताया कि नोट्स में होता है। सेल्स टोटल उसने एक समरी बना के दे दिया कि 84 बिलियन की सेल्स है। अगर कोई देखना चाहता है कि जो सेल्स हैं वो क्या क्या चीज़ की सेल कितनी है और उस सेल्स को कितना डिस्काउंट दिया गया वगैरह बिल में देखना चाहता है तो वो 28 नंबर नोट में जाके देख लेगा कि इसका ब्रेकअप क्या है। कॉस्ट ऑफ सेल्स उसने बता दी इतनी है। ये अगर किसी ने ब्रेकअप देखना है कि कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर क्या क्या शामिल है तो 29 नंबर नोट में जाकर देख लेगा। ग्रॉस प्रॉफिट ये इतना हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। ये सेलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितने की होगी, फाइनेंस कॉस्ट बैंकों से लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया तो इतनी कॉस्ट होगी, अदर एक्सपेंसेस इतने हो गए, और ये अदर इनकम इतनी होगी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना इतना टैक्स देना पड़ा और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये हो गया। एक नज़र मैं आपको दिखा देता हूँ ये इसके का ब्रेकअप क्या है। 28 नंबर नोट में हम देंगे। जी ये इसमें इसका ब्रेकअप एक छोटा सा बना दिया है, ये बता दें सेल्स के अंदर कितनी अमाउंट जो है ये इंक्लूड है। परचेज ऑफ फर्टिलाइजर एंड और एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स एंड डिस्काउंट उसको इतना हमने दिया और पिछले साल दिया हुआ था। सेल का ब्रेकअप अगर 29 नंबर नोट में है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स थी ऊपर प्रॉफिट लॉस के अंदर उसका ब्रेकअप है। रॉ मटेरियल इतने का इस्तेमाल हुआ, फ्यूल इतने का इस्तेमाल हुआ, केमिकल इतने के हुए, सैलरीज वेजेस इतने की हुई, ट्रेनिंग एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे इतने पैसे लगे, रेंट फैक्ट्रियों के रेंट के इतने पैसे हैं, इंश्योरेंस के इतने हैं, रिपेयर इतने हैं, और ये इसका ब्रेकअप पूरा डेप्रिसिएशन ऑटोमेशन कम्युनिकेशन, और ये इसने बताई 55 बिलियन की कॉस्ट ऑफ सेल्स है। और हमने ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये 55 बिलियन की 20 नंबर नोट के अंदर ये उसका ब्रेकअप था नीचे नोट के अंदर। इसी तरह हर कंपोनेंट का जो है नोट भी होता है कि उसका ब्रेकअप क्या है। ब्रेकअप देखने के लिए हमें नोट में जाना पड़ता है। ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जी ये कंपोनेंट्स डिस्कस कर लिए। इसके बाद मैंने इनके कंटेंट्स भी आपके साथ डिस्कस किए। कंटेंट इसके क्या थे, ये मैंने इसका पर्पज था बिजनेस की नेटवर्थ वैल्यू देखना कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, कितना लोग कर्जा कितना है, एसेट्स कितने हैं, बैलेंस शीट का ये पर्पज था। प्रॉफिट एंड लॉस का था परफॉर्मेंस देखना, लॉस देखना था, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ये इसको रहने दें, इक्विटी होल्डर ओनर, इसका पर्पज था कि हम डीलिंग्स विद ओनर देखना, ओनर के साथ क्या डीलिंग हुई है। पर्पज था कैश जनरेशन देखना कि कंपनी की कैश किस किस सोर्स से कितना कैश जनरेट, एंड सोर्सेज देखना कि किस सोर्स से कंपनी कितना, ये कंपनी या कोई बिजनेस कितना सोर्स जनरेट कैश जनरेट करता है। और नोट्स का पर्पज था कि ये ब्रेकअप चीज़ों के देते हैं और डिटेल में बताते हैं चीज़ों को। कि हमने कंटेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस किए और कंटेंट्स क्या क्या होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो होता है वो मेन पर्पज ये होता है कि हम ये देखें
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो तभी रिलायबल हैं जब वो एक्यूरेट है। अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट नहीं है तो वो उनके ऊपर कोई रिलाई नहीं कर सकता। इसलिए अकाउंटेंट्स ने क्या किया है, कुछ रूल्स बना लिए हैं कि हमें हर सूरत में वो रूल्स फॉलो करने हैं। तो वो जब रूल्स वो फॉलो कर रहे होंगे तो फिर बंदे को पता होगा कि ये स्टेटमेंट रिलायबल है, इसके अंदर कोई मिस्टेक, कोई गलती नहीं है, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक ये बने हुए। इसको मैं एक छोटी सी एक मिसाल से क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जैसे इसमें हम कह सकते हैं रिलायबिलिटी अगर हम नहीं है तो उसके लिए हमें एक्यूरेसी की ज़रूरत है, हर चीज़ एक्यूरेट है। एक्यूरेसी देखने के लिए हमने रूल बना लिया कि कंप्लीट होने चाहिए, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का हमने जब अकाउंटेंट ने सोचा कि हमने इसकी कंप्लीटनेस इंश्योर करनी है कि ये कंप्लीट हो, तो उन्होंने फिर एक रूल बनाया कि हम इसको अक्रूवल बेसिस पे ले जाते हैं, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। उन्होंने एक रूल बना लिया कि हमने जितने भी कारोबार होंगे वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज़ करेंगे। इस मकसद क्या है, ये कंप्लीटनेस अश्योर करने के लिए ये रूल बनाया गया है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब क्या है? कंप्लीट का मतलब ये हुआ हर ट्रांजैक्शंस फॉर द पीरियड या ट्रांजैक्शन कह सकते हैं हैव बीन रिकॉर्डेड कंप्लीटली। इसका हमने जो कैश और अप्रूवल बेसिस अकाउंटिंग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उससे क्या इंश्योर होता है कि ऑल इनकम हैज बीन रिकॉर्डेड whether or not it is received, कि पैसे आए हैं या नहीं आए, लेकिन हम इनकम रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो वो हमें इंश्योर करेगा कि हमारी इनकम कम्प्लीटली रिकॉर्ड है और जिस पीरियड की इनकम है उसी पीरियड में रिकॉर्ड है। रूल बेसिस और कंट्रोल करती है। कि जितने भी एक्सपेंसेस किसी साल के अंदर हुए हैं वो हमने भले पे किए हैं या नहीं किए, वो सारे के सारे रिकॉर्ड हो गए हैं। जी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिलायबल बनाने के लिए और एक्यूरेट बनाने के लिए रूल्स बनाए गए। उन रूल में से एक रूल, और उसमें एक्यूरेट तभी होंगी जब वो कंप्लीट होंगी। अगर वो सारी कंप्लीट या अधूरी हैं तो फिर वो एक्यूरेट नहीं हो सकती, और अगर एक्यूरेट नहीं है तो फिर रिलायबल नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या किया हमने, एक अप्रूवल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट हम लेके आ गए जो ये इंश्योर करता है कि ये कंप्लीट है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट है तो फिर ये एक्यूरेट भी है, और अगर ये एक्यूरेट है तो फिर ये रिलायबल भी है। तो हमने एक अप्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट लिखा है। वो मैंने बता दिया कि अगर तमाम इनकम चाहे रिसीव हुई है या नहीं हुई, किसी पीरियड में वो रिकॉर्ड हो गई है, और तमाम एक्सपेंसेस वो चाहे पे हुए हैं या नहीं हुए तो रिकॉर्ड हो गए। इसकी एग्जांपल छोटी सी बना लेते हैं कि नहीं खैर ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, ये वाली चीज़ यहाँ पे हमने बनाई थी। यहाँ पे हमने ये चीज़ कल एग्जाम्पल बनाई थी कि यहाँ पे परचेज ऑफ मेडिसिन उधार ली थी। ठीक है, हमने उधार ली थी, पैसे पे नहीं किए थे, तो लेकिन हमने यहाँ पे एक्सपेंस
तो इससे क्या हुआ, ये खर्चा इस साल का था, ये हमारे करंट ईयर का एक्सपेंस था, नहीं किया तो हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। इसलिए तो मैं आगे कॉपी कर लेता हूँ। वाली गलती को हम आगे कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ये था कि ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू हमारा कहाँ पे वो कितना हुआ था, एक हमने ये 20,000 ये लिया था और 30,000 ये लिया था। अगर हम इसको रिकॉर्ड ना करते, 20,000 के पास हमने कैश में रिसीव कर लिया हुआ था, प्लस 30,000 हमने रिसीव करना था, क्रेडिट था, 50,000 का हमारा रेवेन्यू था। अगर हम इस 30,000 को इस साल में रिकॉर्ड ना करें, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये उधार था और हमने इस साल इसको रिकॉर्ड अपना इनकम नहीं बनाई, तो ये क्या होता, अगले साल चले जाते और वो पेशेंट आता और हमें 30,000 रुपये अगले साल में आके देता, और फिर हम अगले साल का रेवेन्यू रिकॉर्ड करते, तो उससे क्या नुकसान क्या होता है, उससे नुकसान ये होता है कि हमारा इस साल का रेवेन्यू कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमने इस साल काम तो किया, तो वो पेशेंट्स का इलाज हमने किया, लेकिन रेवेन्यू में हमारे पास सिर्फ आ रहा होता 20,000, और जो 30,000 जो है वो हमारा अगले साल में हमें आ रहा हो, तो इस साल की कंप्लीटनेस इंश्योर नहीं हो सकती, क्योंकि ये साल कंप्लीट नहीं था, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं था तो ये एक्यूरेट नहीं था, और अगर एक्यूरेट नहीं था तो रियल नहीं है, तो रिलायबल नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई एतबार नहीं करेगा। तो इसलिए अक्रूवल बेस्ड का कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया कि इससे क्या होता है, एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को हमने मीट करना है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हमारी एक्यूरेट हो। जी, नेक्स्ट एक हमने क्या किया, अब कंप्लीटनेस हो गई, कंप्लीटनेस के बाद सोचा कि अकाउंटेंट ने सोचा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और ऐसी कौन सी बात हो कि सब लोग इनकी रिलायबिलिटी और बढ़ जाए, तो उन्होंने ये कहा कि ये कंपेरेबल भी होनी चाहिए। कंपेरेबल का मतलब है कि हम एक साल को दूसरे साल के साथ कंपेयर कर सकें, एक कंपनी के अकाउंट्स को दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर कर सकें, ताकि हमें पता चले कि असल बिजनेस जो है कौन सा सही प्रॉफिट कमा रहा है, कौन सा प्रॉफिट सही तरह नहीं कमा रहा, या हमारा जो एक पीरियड है, एक साल है, हमारा प्रॉफिट कितना है, अगले साल में हमारा प्रॉफिट कितना है, एक दूसरे से कंपेयर हो जाए। अच्छा, इस केस में अगर हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर लेते हैं, ये कैपिटल लेके आए परचेज फर्नीचर की जगह, मैं कहता हूँ ये है, ये है एक शू फैक्ट्री, बिजनेस में वो 1 लाख रुपया मालिक लेके आया, उसने यहाँ पे फर्नीचर की जगह वो कहता है कि उसने मशीनरी परचेज की जूते बनाने के लिए। अब उसने यहाँ पे परचेज डिटेल कर लिया, यहाँ पे सोल्ड शूज फॉर ₹20,000, पेड सैलरी ऑफ गार्ड हो गई,
इसको हम निकाल देते हैं। यहाँ पे मशीन जो थी हमने 50,000 की ली, रॉ मटेरियल 10,000 का लिया, सोल शूज़ इतने के, शूज़ भी हम 60,000 के लेते हैं। जी ये ईयर 1 है। ईयर 1 की ट्रांजेक्शन ये है। और ईयर 2 ट्रांजेक्शन हम कर लेते हैं 2014, इस पे कर लेते हैं 2000। ट्रांजेक्शन ये है। चले, यहाँ पे कैपिटल नहीं आया और इस साल मशीन भी परचेज नहीं हुई। अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। उसमें अगर हम रेवेन्यू देखें, हमने शूज सेल किए, बनाते हैं 2 साल का। ये 2014 का, 2015 का। शूज जी, रेवेन्यू क्या हुआ? कैपिटल बैलेंस शीट में जाना है, प्रॉफिट लॉस में नहीं जाना है, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ इसको भी फिलहाल छोड़ रहा हूँ, हाईलाइट कर दिया है। बाकी चीज़ें 2014 की हैं और ये वाली ट्रांजैक्शन 2015 से। हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि बिजनेस की परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ दोनों सालों में, दोनों साल पे करना। अच्छा, रेवेन्यू में हमने सेल लिख ली कितनी हुई? पहले साल में हमारी 2014 में 50,000 और दूसरे साल में 50,000। एक्सपेंसेस क्या हुए? एक्सपेंसेस पहले साल हुए, इसको अगर हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, ये जो मैंने रेड हाईलाइट किया, परचेज ऑफ मशीनरी 50,000 की। 2015 में हमने कोई मशीनरी परचेज नहीं की, जीरो। ठीक है जी। अब और नेक्स्ट एक्सपेंस क्या हुआ हमारा?
10,000 की सैलरी के 10,000 इस साल में हुआ। और 10 साल अगले साल में भी सेम हुआ। केमिकल परचेज किए 12,000 के अगले साल में भी सेम हुआ। बिल पेमेंट नहीं की लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुआ, पेमेंट नहीं किया लेकिन हमारा एक्सपेंस हो गया। जी 5,000 माइनस हमारे एक्सपेंसेस हो गए 1 साल इतने, अगले साल इतने। तो नेगेटिव में होगा चल रहा है। सेल्स यानी रेवेन्यू से लॉस को लेस करूँगा, 27,000 का लॉस, 23,000 का प्रॉफिट। यहाँ पे क्या हुआ, हमारी ट्रांजैक्शन सारी की सारी सेम रही सिवाय इस ट्रांजैक्शन के, और इस साल में हमें प्रॉफिट हो रहा है, इस साल में हमें लॉस हो रहा है, और इस साल में हमें प्रॉफिट हो रहा है। इससे हुआ क्या, हुआ ये है कि क्या हमने इस साल मशीनरी परचेज की, 2015 में हमें क्या हुआ, हमने मशीनरी परचेज नहीं की, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब जो मशीनरी हमने परचेज की थी वो क्या सिर्फ 1 साल जूते बनाएगी, 1 साल जूते नहीं बनाएगी, वो गाड़ी पर 2-3 साल जूते बनाएगी, 2-3 साल कम से कम यूज़ होगी। तो इससे क्या हुआ कि ये 50,000 सारा का सारा इस साल के अंदर जस्टिफाइड नहीं था, क्योंकि ये जो एक्सपेंस है ये सिर्फ इस साल से रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड है 2016 से, क्योंकि जब तक मशीन रहेगी तब तक जूते बनते रहेंगे, जूते बनते रहेंगे, जूतों की सेल होती रहेगी। तो ये सारे का सारा एक्सपेंस सिर्फ 1 साल में डाल देना ये जस्टिफाइड नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि हम कि जो इसको कहा कि ये हमने नहीं लेना, इसको हमने 1 साल में नहीं लेना है। जो इस तरह का एक्सपेंस होगा हम इसको एक्सपेंस नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। generating income for more than 1 year। अगर कोई हम ऐसा एसेट खरीदते कि जो सिर्फ 2014 की इनकम जो है, सिर्फ ऐसा एसेट खरीदते हैं जो सिर्फ 2014 की इनकम जनरेट करने के लिए यूज होता, तो ठीक है वो सारे का सारा एक्सपेंस इस साल में आना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये जो हमने मशीनरी परचेज की ये कई साल तक हमें जूते बनाएगी और हम उन जूतों को सेल करेंगे, तो सारे सारे एक्सपेंस इस साल में डालना 2014 में डालना हो जाती है। इससे क्या होगा, अगर हम सारे का सारा एक्सपेंस 2014 में डाल देंगे तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपस में कंपेरेबल नहीं रहेंगी, एक दूसरे के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए उन्होंने मैचिंग कॉन्सेप्ट बनाया, जैसे उन्होंने अप्रूवल का कॉन्सेप्ट बनाया था, हमने बनाया मैचिंग कॉन्सेप्ट। जो जिस साल में हम इनकम रिकॉर्ड करेंगे उस साल में उसका उतना पोर्शन एक्सपेंस का भी रिकॉर्ड करेंगे। तो फेयर ट्रीटमेंट क्या होगा, फेयर ट्रीटमेंट ये होगा कि हम ये जो 50,000 है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इसमें 2 साल, सिर्फ 2 साल तक ही मशीन में यूज़ होना है, 2 साल खत्म हो जाना है।
तो असूलन हम इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और अब इसको हम डाल सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे मशीनरी की जगह हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन। 1000 मशीनरी जो है वहाँ यहाँ पे यूज हो जाएगी और 25,000 की मशीनरी यहाँ पे यूज हो जाएगी। इसके बाद ये मशीनरी खत्म हो जाएगी और इसको हम ले जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर एक साल 50 जाएगा, अगले साल इसकी वैल्यू 50 रह जाएगी और तीसरे साल में जाएगी 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या है कि ये मशीनरी जितनी इस साल में यूज होगी उतना ही एक्सपेंस इस साल में चार्ज करेंगे, जितनी मशीन अगले साल यूज होगी रेवेन्यू जनरेशन के लिए उतना एक्सपेंस अगले साल में हो जाएगी। तो ये हमने मशीनरी को 2 हिस्सों में 2 साल में एक्सपेंस कर दिया। ये था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट और रेवेन्यू का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो साल के अंदर एक्सपेंसेस ये सेल करने के लिए, ये शूज को सेल करने के लिए एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं और इसी साल के अंदर हो रहे हैं। सैलरी जारी बात है, लोग काम कर रहे हैं सैलरीज लेंगे। केमिकल परचेज हुआ इसी साल यूज़ हुआ और जूतों के लिए यूज़ हुआ तो ये इसी साल में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई इसी साल यूज़ हुई, इनकम को जनरेट करने के लिए यूज़ हुई इसी साल में आएगी। लेकिन मशीनरी ऐसा एक्सपेंस था जो कैपिटल नेचर का था, वो सिर्फ इस साल के लिए यूज़ नहीं होगी, मशीनरी 2 साल से यूज़ होनी थी, तो इसलिए उसका एक्सपेंस भी 2 साल के अंदर जाना चाहिए। तो ये था रेवेन्यू का कंसेप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मेरा ख्याल है बाकी हम कल इंशाल्लाह करेंगे उसको डिस्कस।